यूएस और ईरान की जंग इस वक्त एक नए फेज में एंटर हो चुकी है, जहां हम देख रहे हैं कि दोनों साइड्स एक दूसरे पर स्ट्राइक करती हैं और वापस अपनी पोजीशंस पर चली जाती हैं। लेकिन सबसे नई चीज क्या है कि यहां पर ईरान एक नया पैराडाइम सेट करने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ईरान की ये नई इक्वेशन, ये नया पैराडाइम यूएस हमलों के जवाब में वो क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेश स्ट्राइक्स दोनों साइड्स ने कहां पर एक दूसरे पर हमले किए हैं। ये जो लोकेशंस हैं ये बड़ी स्ट्रेटेजिक हैं। दोनों साइड्स ने जो हमलों की लोकेशंस का इंतखाब किया है वो बहुत अहम है। सारी मैप्स की मदद से देखेंगे और ईरान की रेंज देखेंगे, अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हरकतें देखेंगे। आइए जानते हैं ये ताज़ा डेवलपमेंट और ईरान का नया पैराडाइम। तो आपने 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि ईरान से हमें बदला लेना चाहिए और इस बार हम बदला बड़ा सख्त लेंगे। और वो बदला किस चीज़ का था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर यूएस का एक अटैक हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया था, जिसके जो पायलट्स थे यूएस के मुताबिक उनको ड्रोन्स की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। अब सवाल यही पैदा होता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एरिया पर क्या कर रहे थे? ईरान की कोस्टल बेल्ट के पास उनका काम क्या था? ईरान का अगर नैरेटिव देखें तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ईरान भी इनको बख्श नहीं रहा। ये रैकी करने आए थे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने आए थे पॉसिबल स्ट्राइक्स से पहले। इस हेलीकॉप्टर की यहाँ पर मौजूदगी का क्या सबब था वो तो हमें पता चल ही गया है कि यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अभी भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। लेकिन ईरान इनको फिर याद दिला देता है कि असल बॉस कौन है इस एरिया में। लेकिन जहां हम देखते हैं कि ईरान अमेरिका को दबोच लेता है, अमेरिका भी उस घमंड में है कि हम सुपर पावर हैं, तो उन्होंने भी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किए हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप आपको 24 घंटे पहले ही बता रहे थे कि हम हमला करेंगे, इसका बदला लेंगे, ये जो इन्होंने हमारा अटैक हेलीकॉप्टर गिराया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। तो यूएस मिलिट्री के मुताबिक हमने ये जो स्ट्राइक्स की हैं ईरान के कोस्टल एरिया पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बहुत से इलाकों पर, अभी हम डिटेल देखेंगे, उनके मुताबिक ये हमारी डिफेंसिव स्ट्राइक्स थी और ईरान की जो अनजस्टिफाइड एग्रेशन है उसके जवाब में हमने की है। यहां अगर हम एक चीज को रिकॉल करें, यूएस की जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की स्ट्रेटजी है, यूएस कहता है कि हम दुनिया की सुपर पावर है, हम दुनिया के किसी भी पानी में एंटर हो सकते हैं। लेकिन ईरान ये इक्वेशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है और उनका ये नैरेटिव है कि इस वक्त ये कंटेस्टेड वाटर्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पर्शियन गल्फ, यहां अब आप एवी मुंह उठाकर एंटर नहीं हो सकते। और यूएस यहां पर कोशिश कर रहा है ईरान पर दबाव डालने की। जो इन्होंने एक ब्लॉकेट भी लगाया हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नहीं है, वो थोड़ा दूर है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब आप क्रॉस करते हैं सी ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान की जानिब, यहां पर यूएस का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बैठा हुआ है और फिर ऑब्वियसली जब ये करीब आने की कोशिश करते हैं तो ईरान इन पर स्ट्राइक कर देता है। तो यूएस फोर्सेस कह रही हैं कि ये हमारी डिफेंसिव स्ट्राइक्स थी, यानी उनका क्या नैरेटिव है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हमारा राइट है और अगर कोई इस राइट को चैलेंज करेगा तो हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे। यानी यूएस का ये कहना है कि ये डिफेंसिव स्ट्राइक्स थी। ईरान के मुताबिक ये ऑफेंसिव स्ट्राइक्स थी, इसलिए हमने जवाबी हमले किए हैं और वो हमले कहां पर किए हैं उसको देखकर हमें पता चलता है कि ईरान की इन स्ट्राइक्स का स्कोप कितना वसी हो रहा है। यूएस मिलिट्री के मुताबिक इन हमलों के जरिए हमने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स ईरान के खिलाफ पूरी कर ली हैं। ये मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ जो केस बनाया है उसमें 3 चीजें कही हैं कि एक तो ईरानियन अग्रेशन जो उन्होंने हेलीकॉप्टर गिराया, दूसरा ये कि इंटरनेशनल कमर्शियल शिप्स की नेविगेशन को ईरान फ्री नहीं होने दे रहा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो बंद किया हुआ है, और इंटरनेशनल वाटर्स में ट्रांजिटिंग, वही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाली बात कि ये कौन होता है हमें रोकने वाला। यूएस ने ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं वो सारी सदर्न ईरान में की हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एरियाज के आसपास। ये आप मैप पर देख सकते हैं, बंदर अब्बास पोर्ट के करीब, कशम आइलैंड पर भी इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं। कशम आइलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने इस वीडियो में बताई थी। ये ईरान का एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर इसको कहा जाता है, जहां पर गारें हैं और उनके अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिसाइल साइट्स हैं। तो ये ईरान को वो डेप्थ प्रोवाइड करता है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो दूसरा कोई मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर ईरान लातादाद मिलिट्री इक्विपमेंट को छुपाए हुए है। बंदर अब्बास
कशम आइलैंड और इसके अलावा बंदर जस्क का इलाका है और इसके करीब भी एक पोर्ट है। ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ईस्टर्न साइड पर है। यहाँ पर भी इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब सिरिक का इलाका, यहाँ पर अमेरिका ने वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया है, जिससे पूरे एरिया की जो वाटर सप्लाई थी वो कट कर रह गई। ये हमले अमेरिका ने रात को लॉन्च किए और हर जगह पर दो बार इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान को एक कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की है, ईरान को पेन पहुंचाने की कोशिश की है और ईरान का सिग्निफिकेंट नुकसान भी किया है। यूएस ने ये जो स्ट्राइक्स दागी हैं ईरान के अंदर, इसमें यूएस एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है और नेवी के फाइटर जेट्स ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। और ऑब्वियसली यहाँ पर इस वक्त अमेरिका की ज़्यादा नेवल प्रेजेंस ही है। ये गल्फ ममालिक तो इस वक्त डरे हुए हैं जिस किस्म की वार्निंग्स दी हैं ईरान ने और जो हमले किए हैं। यूएस मिलिट्री के मुताबिक हमने यहाँ पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया है, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस को निशाना बनाया है, कम्युनिकेशन टावर्स को निशाना बनाया है, सर्वेलेंस रेडार साइट्स को निशाना बनाया है। यानी यूएस के मुताबिक हमने ज़्यादा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक असासों पर हमले किए हैं। और इसके अलावा सिरिक रीजन में 2 वाटर रेजरवायर्स, जिससे मिलिट्री और सिविलियन फैसिलिटीज़ के अंदर पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। तो ये वो 4 से 5 एरियाज हैं जिनको अमेरिका ने निशाना बनाया है। इससे पहले भी हमने देखा था कशम आइलैंड को इन्होंने टारगेट किया था और उसमें भी हमने यही एनालाइज किया था कि अमेरिका का मकसद क्या है। अमेरिका अभी टेस्ट कर रहा है ईरान को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर आकर पंगे कर रहा है और फिर भाग रहा है। और ईरान ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब हिट एंड रन का टाइम खत्म हो चुका है, अब हर चीज का जवाब दिया जाएगा। अब ईरान ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा रिस्पॉन्ड बैक करने में। और ईरान की जो नई लीडरशिप है वो एक नई इक्वेशन सेट करने की कोशिश कर रही है। और वो क्या इक्वेशन है कि इस चीज को न्यू नॉर्मल ना बनने दो। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के केस में हमने देखा था, भारत क्या न्यू नॉर्मल सेट करना चाह रहा था। भारत ये चाह रहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करें और हमारे जहाज ये स्ट्राइक्स करके वापस अपनी बेसिस, अपने हैंगर्स में आराम से चले जाएं। पाकिस्तान ने वो न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। तो यहाँ पर ईरान भी बीइंग अ स्मॉलर कंट्री अमेरिका के मुकाबले में, जिसकी हर हवाले से पावर ऑन पेपर अमेरिका से कम है, वो एक न्यू नॉर्मल सेट नहीं होने दे रहा। तो ईरान की अगर स्ट्राइक्स की बात करें, उससे हमें पता चलता है कि ईरान किस तेजी से इस फिलॉसफी पर काम कर रहा है कि अब पुरानी इक्वेशन नहीं चलेगी और डेटरेंस का एक नया प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा हमारी तरफ से, यानी हम अब इक्वेशन सेट करेंगे। तो जवाब में जो ईरान ने हमले दिए हैं, ईरान ने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि हमने उन जगहों पर स्ट्राइक्स की हैं जिन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक्स को फैसिलिटेट किया या उनको इनेबल किया है। तो ईरान ने जॉर्डन के अंदर यूएस की एक एयरबेस को निशाना बनाया है, जिसमें IRGC के मुताबिक F-35 के हैंगर्स को हमने टारगेट किया है, यानी पिन पॉइंट स्ट्राइक्स, कोई इधर उधर की चीज नहीं। एयरबेस के अंदर भी स्पेसिफिक टारगेट F-35 के हैंगर्स, जो एडवांस तरीन फाइटर जेट है। और ये हमने जंग के दौरान भी देखा था कि सऊदी अरब में जब प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर इन्होंने अटैक किया तो यूएस के सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था, यानी पिन पॉइंट टारगेट किया था ईरान ने। और ईरान ने इस जंग में यही प्रेसिडेंट सेट किया है कि टारगेट पिन पॉइंट होगा। ईरान के मुताबिक हमने जॉर्डन की एयरबेस को निशाना बनाने के लिए लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जो ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने लॉन्च की हैं। और जॉर्डन को अगर हम मैप पर देखें तो ये बिल्कुल इजराइल के साथ है। और अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं तो इस साइड से ये इजराइल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जॉर्डन, क्योंकि यहाँ पर इजराइल और अमेरिकन की मदद से बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम्स नस्ब किए हुए हैं जॉर्डन ने। और ईरान ने इस जंग के आगाज में भी यहाँ पर 3rd एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज को निशाना बनाया था। और मार्च के बाद अब हम देख रहे हैं तकरीबन 3 माह बाद जॉर्डन ने एक बार फिर ईरानियन हमलों को फेस किया है। नॉर्थ जॉर्डन में अल अजरक एयरबेस को निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। और IRGC के मुताबिक यहाँ पर हमने 4 क्रिटिकल टारगेट्स को हिट किया है। F-35 फाइटर जेट के हैंगर्स और प्राइमरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसके अलावा ईरान की एयर स्पेस में एक अमेरिकन MQ-9 ड्रोन, उसको भी टारगेट किया गया है। तो आप देखें काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर अमेरिका का भी। इससे पहले एक अटैक हेलीकॉप्टर भी गिराया है ईरान ने, ड्रोन और फिर F-35 जेट्स के हैंगर्स। अभी ये इतलात नहीं है कि कितने F-35 को नुकसान पहुंचा है। और IRGC के मुताबिक हम अमेरिकन हमलों का क्रशिंग और डिसाइसिव जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन की आर्म फोर्सेस की बात करें तो उनके मुताबिक
हमने बहुत से ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब ईरान इजराइल पर मिसाइल्स दाग रहा होता है तो जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम भी रास्ते में आता है। पूरी एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं ये इजराइल को। ईरान को डेफिनेटली डिस्टेंस का तो एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी ईरान अक्सर सक्सेसफुली स्ट्राइक्स कर देता है जॉर्डन में भी और इजराइल में भी। और इससे पहले थर्ड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज को भी इन्होंने तबाह किया हुआ है। इसके अलावा भी हम देखें तो ईरान ने इस पूरे रीजन में यूएस की जो मिलिट्री बेसिस है उनको बड़ी हद तक डैमेज किया है। इस रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था। इसमें डिफरेंट अमेरिकन जरीदे CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हवाले से तफसीलात दी थी। इसके अलावा दूसरा हमला जो ईरान ने लॉन्च किया है वो एक बार फिर बहरीन के अंदर यूएस मिलिट्री का जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया है। इससे पहले भी हमने देखा था जब अमेरिका ने कशम आइलैंड पर हमला किया था आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले, तो ईरान ने कहा था कि कुवैत और बहरीन ने इन हमलों में अमेरिका को फैसिलिटेट किया है। और कुवैत में हमने देखा था एक एयरपोर्ट का पूरा टर्मिनल ही ईरान ने उड़ा दिया ड्रोन स्ट्राइक्स में और उनका T1 टर्मिनल मुकम्मल तबाह हो गया था। बहरीन में इन्होंने 5th फ्लीट के सेंटर को निशाना बनाया था और एक बार फिर इन्होंने 5th फ्लीट को टारगेट किया बहरीन में। और बहरीन की आर्मी के मुताबिक भी हम बहुत से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं ईरान की जानिब से। कुल मिलाकर इस वक्त तक ईरान अमेरिका के तकरीबन 50 के करीब एडवांस फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को गिरा चुका है, जिसमें ना सिर्फ फाइटर जेट्स शामिल हैं बल्कि दूसरे एयरप्लेन्स जैसा कि लॉजिस्टिकल एयरप्लेन C-130s, MQ-9 रीपर ड्रोन्स, एवॉक्स और रिकॉनेसेंस तैयारे और रीफ्यूलिंग प्लेन्स को ये गिरा चुके हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं अमेरिकन्स का। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अमेरिका और इजराइल की यहाँ पर इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज किस तरह एग्जॉस्ट हुई हैं। जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो 50% तक ज़ाया हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनको भी अब नई सप्लाई लाइंस चाहिए थी। जंग सस्टेन करना इतने लंबे अरसे के लिए ये इनके लिए भी कोई आसान नहीं है। और ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज CIA की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी हद तक इंटैक्ट हैं, वहीं खड़ी हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ईरान का न्यू नॉर्मल जो नया पैराडाइम सेट करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक अब कोई हमला भी अनआंसर्ड नहीं जाएगा। ये बात इन्होंने पहले भी की थी कि हिट एंड रन का टाइम अब ख़त्म और अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पत्थरों से दिया जाएगा। हमारा रिस्पॉन्स डिसाइसिव और पेनफुल होगा, 10 गुना ज़्यादा होगा और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम होगा। यहाँ पर हमें एक और स्ट्रेटजी नज़र आ रही है अमेरिका की जानिब से कि जहाँ पर ये छोटी मोटी झड़पें अब दोबारा शुरू हो रही हैं। जो डील के हवाले से टॉक्स हैं वो भी डीरेल नहीं हो रही। चाहे ट्रंप की स्टेटमेंट को देख लें या वेंस वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट को देख लें, यही लगता है कि डील पर काम तेज़ी से चल रहा है। और JD वेंस ने अभी रिसेंटली कहा है कि हम ईरान के साथ डील को अचीव करने के बहुत करीब हैं, लेकिन इसमें कई दिन लग सकते हैं, कई माह लग सकते हैं। और इससे पहले मार्को रूबियो ने भी कहा था कि हमारी जो न्यूक्लियर के हवाले से टॉक्स हो रही हैं वो बहुत पेचीदा है और उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको डिसाइड करने में कई माह लग सकते हैं। और ट्रंप को भी देखें तो उनकी भी अप्रोच ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ बहुत कंसिलिएटरी हो चुकी है। वो उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। कभी वो कहते हैं कि हम मिलकर डील साइन कर सकते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारी अच्छी बनती है और उन्होंने उनको रैशनल भी करार दिया है। लेकिन जिस लीडरशिप को ट्रंप साहब अब रैशनल कह रहे हैं उनका रिस्पांस पिछली लीडरशिप के मुकाबले में कोई ज़्यादा रैशनल नहीं है आजकल। वो लीडरशिप जिसको अमेरिका अपनी स्ट्राइक्स में असैसिनेट कर चुका है वो फिर भी सोचते थे, ज़रा कैलकुलेटेड डिसीजन लेते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो नई लीडरशिप है ईरान के पूरे सिस्टम में, IRGC में, ये अब आनी हाथों से निपटना चाहती है और इनके मुताबिक अगर यूएस के आगे ज़रा सा भी झुके तो यूएस आपको मज़ीद दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि ईरान एक नया पैराडाइम सेट करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को न्यू नॉर्मल क्रिएट ना करने दो। न्यू नॉर्मल क्या कि अमेरिका आए स्ट्राइक्स करके भाग जाए या इजराइल आए और स्ट्राइक्स करके चला जाए। उन्होंने कहा कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि जितना ये अलाउ करेंगे उतना ही ये चढ़ेंगे। बल्कि इजराइल के केस में तो हमने ये देखा है कि इजराइल ने बैरूत पर जब बमबारी की तो ईरान ने इजराइल को हिट किया। ईरान का यहाँ पर यह पैगाम था कि तुम बैरूत को हिट करोगे, हम तेल अवीव को हिट करेंगे। हालांकि इजराइल ने डायरेक्टली ईरान के अंदर स्ट्राइक्स नहीं की थी। ये पिछले दिनों पहले ईरान ने हमला किया है इजराइल पर और लेबनान को लेकर लेबनान का मुद्दा उन्होंने खड़ा किया कि सीज़फायर की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान यहाँ बड़ा प्रोपोर्शनैलिटी के साथ अटैक कर रहा है, लेकिन हार्शली और स्विफ्टली, और इसलिए कि वो नए नॉर्मल को इस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते।
और ईरानियंस ये भी पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमले का साइज या स्कोप जितना बड़ा हो या छोटा हो, उसके रिगार्डलेस हम रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी ये नहीं है कि अगर कोई गैर ज़रूरी स्ट्राइक्स हैं तो उनको अनआंसर्ड छोड़ दिया जाएगा, उनको भी रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। और अपनी साइड से ईरान हमलों का जो स्कोप है उसको बढ़ा रहा है। आप देखें, जॉर्डन की स्ट्राइक्स की बात करें तो जॉर्डन कोई आसान हदफ नहीं है ईरान के लिए, तकरीबन 1000 मील की दूरी पर है, लेकिन फिर भी ईरान ने सक्सेसफुली वहां पर मिसाइल दागे हैं। तो इससे ईरान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो स्कोप है उसको बढ़ा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में कई पार्टीज को शामिल कर रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ताकि ये मसला सबके लिए बन जाए, ये ईरान का मसला ना हो। ईरान यही कहता रहा कि हम पर हमला अगर किया है तो फिर हम भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, जो इसमें पार्टी हैं, जो अमेरिका को बेसिस देते हैं, जो हमारे खिलाफ हमलों में अमेरिका का साथ देते हैं या इजराइल के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जैसा कि यूएई का केस हमने देखा था। तो आजकल यूएई पे स्ट्राइक्स नहीं हो रही क्योंकि यूएई को काफी हद तक समझ लग चुकी है, उनकी इकॉनमी जिसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने खड़ा किया था वो दाव पर लग गई है। तो इसलिए आजकल यूएई को खास पंगे नहीं ले रहा। ईरान किन को निशाना बना रहा है, जिनके बारे में वो समझता है कि ये आज भी यूएस को अकोमोडेट कर रहे हैं, जैसा कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। तो इन हमलों के दौरान भी हम देखें तो ईरानियन ऑफिशियल्स की कॉन्स्टेंटली बात चल रही है कतरीज और सऊदीज के साथ, और कतरीज और सऊदीज काफ़ी हद तक इस हीट को समझ चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा पंगा है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लेकिन कुवैत और बहरीन अभी भी इस भंवर में फंसे हुए हैं। यूएई भी आजकल पंगे नहीं ले रहा। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो अभी रिसेंटली ईरान ने इजराइल पर स्ट्राइक्स की हैं, ईरान ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर दिया है कि एस्केलेशन लेडर को अब हम कंट्रोल करेंगे, हम पहले भी हमला कर सकते हैं और हमारा जवाब भी बहुत मौसर होगा। और यहाँ पर ईरान अब डायरेक्टली आ रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। पहले हम ये भी देखते हैं कि ईरान का पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसा कि लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में अंसारुल्लाह है, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, तो उनकी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ईरान खुलकर खुद भी सामने आ रहा है। और ईरान के इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का इजराइल किस तरह जवाब दे रहा है, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्होंने अपनी बेसिस कायम कर ली हुई थी इस जंग के दौरान, जिसमें इराक, यूएई और सोमालीलैंड का तो हमें पहले ही आइडिया था, हम बड़े अरसे से डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज़रबाईजान का एक नया नाम सामने आया था कि नॉर्दर्न साइड से ईरान को किस तरह तंग किया जाए, सदर्न आज़रबाईजान में अपनी बेस इस्टेब्लिश करके। इराक में इनकी बेस एक्सपोज हुई है, इराक में इनकी प्रेजेंस फिलहाल ख़त्म हुई है। यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम्स इनके मौजूद हैं, और इसी तरह सोमालिया के अंदर सोमालीलैंड में। और इसी तरह इसके जवाब में फिर ईरान भी इजराइल को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ हमारे बॉर्डर्स तक महदूद नहीं होगा, अगर तुम हमारे एलाइज पर हमला करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। यानी इस कॉन्फ्लिक्ट का जो स्कोप है वो क्लियरली एक्सपैंड हो रहा है, और ईरान ने इसको बड़ा स्मार्टली एग्जीक्यूट किया है। और यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी इनका नैरेटिव है कि अगर हमें तंग किया जाएगा तो हम दूसरों को तंग करेंगे। और यहाँ पर जो नई लीडरशिप है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप रैशनल कह रहे हैं, मॉडरेट कह रहे हैं, वो अपने रिस्पॉन्स में ज़्यादा कैलकुलेटेड या कॉशियस नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि तुन कर रख दो, और रिस्पॉन्स टाइम में भी हम बहुत हद तक कमी देख रहे हैं, स्विफ्ट और हार्श रिस्पॉन्सेज। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान पहले जो डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा करता था, इन दो पॉलिसीज को लेकर चलता था, फिलहाल ईरान ने वो साइड पर रख दिया है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा भी नहीं हो रहा, और डेटरेंस की जो पॉलिसी है उसको रीडिफाइन किया जा रहा है कि डेटरेंस डिफेंसिव नहीं होगी, ऑफेंसिव होगी। और जो नई लीडरशिप है ईरान में, वो ज़्यादा रिस्क ले रही है प्रीवियस लीडरशिप के मुकाबले में। और इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो डिफरेंसेस जन्म ले रहे हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। CNN में एक एनालिस्ट ये चीज़ लिखते हैं कि यहाँ पर जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ, या इजराइल की जो एक्सपेक्टेशंस है अमेरिका से, तो इसकी वजह से एक खलीज पैदा हो रहा है। तो ईरान उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके हवाले से इनका मजाक उड़ाता है, कभी अमेरिका को टॉन्ट करता है कि आपकी तो पॉलिसी इजराइल को देखकर ही बनती है, और इसी तरह इनका रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है इस तरह की बातें जब आप डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे के सामने करते हो तो वो फिर ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करता, वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करता है। और जब से ईरान ने इस नैरेटिव को उठाया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बात मानते हैं, तब से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल पर गुस्सा ही नहीं खत्म हो रहा, और ट्रंप ने पब्लिकली नेतन्याहू को लताड़ा है, पूरे यूएस के मीडिया पर आया है, और उन्होंने नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की है कि हमारी जो पीस टॉक्स चल रही हैं ईरान से, उनको ख़राब करने की कोशिश मत करो, ये हमारी रीच में है।
और इजराइल को कहा है कि तुम्हारे पास भी इसको मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और ट्रंप ने नेतन्याहू के हवाले से ये भी कहा था कि आई कॉल ऑल द शॉट्स, ही इज नॉट कॉलिंग ऑल द शॉट्स, यानी मैं फैसले करता हूं। और यहाँ अमरीकी जरीदे CNN में ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान इस पॉलिसी में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है और अमेरिका को किसी हद तक इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है कि वो इजराइल की जो मिलिट्री फ्रीडम है उसको कंट्रोल करे, यानी इजराइल अपने तई एक्शन ना ले अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, उस दौरान जब ये ईरान से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा है मुतअद्दिद मौक़ों पर जब US और ईरान की बातचीत चल रही थी तो इजराइल ने हमला किया ईरान पर। इजराइल ने ये 2 दफ़ा किया है और बाद में फिर ट्रंप को भी आना पड़ा। लेकिन US और इजरायली कैंप के लिए मसला ये है कि जितनी दफ़ा इन्होंने पीस टॉक्स को ख़राब किया है या ईरान पर स्ट्राइक्स की हैं, उससे इनको क्या ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ है? इनको टैक्टिकल विक्ट्रीज तो मिल गई, लेकिन आगे क्या? स्ट्रेटेजिकली US को नुकसान हुआ है कि इनके जो अलायंस में दरारें थी वो खुलकर सामने आई हैं। यूरोपियन से इनके इख्तलाफ नजर आए हैं, नेटो यहाँ पर नहीं आई, बेसिस इनकी तबाह हो गई हैं। मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ जो इनका एक रिश्ता था सिक्योरिटी वाला, वो तार तार होकर रह गया है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक लॉसेज हैं ये US को उठाने पड़े हैं और ये अब बेचारे समंदरों के अंदर है या उन ममालिक में हैं जहाँ पर ये समझते हैं कि ईरान की कम से कम नज़र होगी, जैसा कि जॉर्डन, बहरीन, कुवैत। और ईरान सक्सेसफुली सऊदी अरब, कतर और UAE को ये पैगाम देने में कामयाब हो गया है कि अगर आप अमेरिका का साथ दोगे तो आपके यहाँ भी हम स्ट्राइक्स करेंगे US मिलिट्री बेसिस के ऊपर और उन जगहों के ऊपर जहाँ पर इनके कारिंदे काम कर रहे होंगे, चाहे वो डेटा सेंटर्स हों, चाहे वो टेक सेंटर्स हों, चाहे वो मिलिट्री सेंटर्स हों, किसी को नहीं हम छोड़ेंगे। इस पूरे मामले में ये ईरान को गिराने में नाकाम रहे हैं और उस जंग के बाद ये जो 1.5 महीना तकरीबन जारी रही, आज ईरान पहले से ज़्यादा इम्बोल्डन नज़र आ रहा है, पहले से ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा है और ईरान अपने हमलों में ज़्यादा स्विफ्ट और ब्रूटल हो चुका है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जंग अभी तक रिज्यूम नहीं हो पा रही, क्योंकि अब इनको ईरान की कैपेबिलिटी से डर लग रहा है। ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए थे इस रीजन में, इनको मुंह की खानी पड़ी है और कुछ कमांडर्स तो इस हवाले से खबरदार कर रहे थे और कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी नहीं आ पा रहे थे। उसकी यही रीज़न थी, टेक्टिकली ये जानते थे कि ये इलाका बहुत मुश्किल होगा ईरान से जंग करने के लिए, क्योंकि ये ईरान का इलाका है और ईरान इसको बहुत बेहतर तरीके से समझता है। और इन 3 महीनों में अगर देखा जाए तो ईरान नैरेटिव की गेम बड़ी हद तक जीता है और अमेरिका के अलायंसेस यहाँ पर ख़राब हुए हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे इजराइल हो। ये नो डाउट ईरान के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि किस तरह इसने इस पूरे अलायंस को डिवाइड करके रख दिया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो फ्रेश राउंड का आगाज हुआ है, जो झड़पें हम देख रहे हैं, इसकी वजह से जंग सेकंड फेज में एंटर हो सकती है या आपके ख्याल में ये सिर्फ झड़पों तक ही महदूद रहेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।